जियांगशी के सेनकिंग पर्वत पर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है और सड़क पर मलबा गिरता गया। सड़क पूरी तरीके से कैसे जाम हो गई, ये तस्वीर। कुदरत की मार झेल रहे चीन से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें और कैसे लोगों ने अपनी जान वक्त रहते बचाई। देखिए तस्वीर। अब भूकंप के तेज झटकों से दहले पेरू को लेकर एक बड़ी खबर है, जहां रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.2 मापी गई है और भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब शिकागो में पटरी से उतरी मालगाड़ी की तस्वीर आपके सामने होगी। इस हादसे के बाद पटरी पर बिखरे मालगाड़ी के डिब्बे। एक और दर्दनाक हादसे की, रेल हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से मालगाड़ी पूरी तरीके से डिरेल हो गई, डिब्बे पलट गए और शिकागो में मालगाड़ी के इस हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां पूरी पटरी से मालगाड़ी उतर गई। राजस्थान के सिरोही में नदी में गिरे ट्रैक्टर की एक तस्वीर सामने आई है। अब नदी पार करते समय तेज बहाव में कैसे ट्रैक्टर बह गया, देखिए तस्वीर। पानी के तेज बहाव के बीच भी ट्रैक्टर रुका नहीं, कोशिश करता रहा धीरे धीरे इस पूरे तेज बहाव के बीच में इस सड़क के हिस्से को पार कर लिया जाए, लेकिन तेज बहाव के बीच नदी पार करते समय ट्रैक्टर बह गया। लोगों ने ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों को रेस्क्यू भी किया है। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, जहां यूक्रेन रूस जंग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है, जहां जेलेंस्की ने अब की है शांति की अपील। आपको बता दें, युद्ध में भारी नुकसान की बात जेलेंस्की कह रहे हैं, युद्ध में बड़ी तादाद में मारे गए लोगों की बात जेलेंस्की कह रहे हैं। हम युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते, जेलेंस्की की तरफ से क्या कहा गया सुनिए। हमारे पास वक्त नहीं है, युद्ध में ज्यादातर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हम नहीं चाहते कि यह युद्ध और सालों तक खिंचता जाए, क्योंकि 2 साल से ज्यादा समय से जारी युद्ध में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ है, अपने सैनिकों, नागरिकों, और ज्यादा नुकसान जिस तरीके से यूक्रेन को हुआ है, अपनी जमीन तक से यूक्रेन ने हाथ धो दिया है। अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने से पहले और बाद की यह तस्वीर आपके सामने रखूंगी। और मैं बता दूं, मेरे 2 सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित इस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों इंफॉर्मेशन वॉल पर आइए। ये तस्वीर और ये मैप, मनीष और सुमित, आप दोनों इन लोकेशंस पर गए हैं। ये पहली तस्वीर है इन्वेजन से पहले की वो तस्वीर, ये मैप आपके सामने है, और अब के हालात 2024 के। जरा बयां कर दीजिए कि आज की स्थिति में किस लिहाज से जेलेंस्की का ये बयान समझा जाए, जहां वो बहुत हद तक गवा चुके हैं। देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की के बयान को तो मैं कहता कि हिंदी में बहुत सारी इसके लिए कहावत है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, या देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बात उसकी नहीं है। बात है कि ग्राउंड पर क्या पोजीशन है। ग्राउंड पर आज की तारीख में यह है कि पुतिन ने साफ कर दिया कि क्रीमिया मेरा होगा, अवदीपका मेरा होगा, खिरसान मेरा होगा, एलपीआर मेरा होगा, डीपीआर मेरा होगा, ज़पोरिजिया मेरा होगा, ये सब मेरा होगा। इसके अलावा आप नाटो में नहीं जाएंगे और तब बात करो शांति की। यही बात तो वो पहले कह रहे थे, कम से कम इतनी टेरिटरी बच गई होती। लेकिन अब जेलेंस्की को समझ में आया। तो क्यों समझ में आया? शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि बाइडेन और ट्रंप की जब डिबेट होगी तो उस समय बाइडेन की क्या हालत होने वाली है। जो बातें उनकी तरफ से की गई हैं, जो प्लान है रशिया का, इसको लेकर भी बड़ी खबर है। लेकिन सुमित, अब इस लोकेशन पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या वाकई अब रशिया इस लेवल तक इन इलाकों में दबदबा बना चुका है कि वो गवर्न करने के लिए तैयार है, या हकीकत यह है कि अभी भी यूक्रेन इन्हीं इलाकों से रूसी सैनिकों को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसा मनीष भी बता रहे थे, बात सच है कि अब वो इलाके, जिन इलाकों के लिए लगातार यूक्रेन दम भरता था, वो इलाके उसके हाथ से निकल चुके हैं। और अभी ना सिर्फ दबदबा इन इलाकों में है, बल्कि कोस्टल लाइन जो अगर आप देख रहे हैं,
यूरोप तक के इलाकों के आसपास आप कह सकते हैं कि रूस का दबदबा या उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया। उसके ऑफेंसिव ऑपरेशंस इतने कारगर हुए पिछले 2-3 महीनों में कि कीव को या खासतौर पे जेलेंस्की को बात माननी पड़ी कि अब जल्दी से जल्दी इस पे समझौता हो जाए। ये वही जेलेंस्की है जो लगातार समझौते की बात को दरकिनार कर रहे, तो कह रहे थे कि हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक, लेकिन अब हालात ये हो गए क्योंकि मैन पावर नहीं है, हथियार नहीं है, 6 महीने का वक्त दिया जा रहा है। 6 महीने के वक्त में अगर रूस चाहे तो कहां तक घुस सकता है ये जेलेंस्की भी जानते हैं। यही वजह है कि अब वो एक सरेंडरिंग मोड में आ गए हैं। इंफॉर्मेशन देने से पहले चर्चा मेरे 2 सहयोगियों के साथ इसलिए की क्योंकि ये इन लोकेशंस पर जा चुके हैं, ये गवाह हैं इन्वेजन की शुरुआत से अब तक के उन हालात के बारे में जहां हकीकत यह है कि यूक्रेन की जमीन का एक बड़ा हिस्सा रूस अपने कब्जे में ले चुका है और दावे के अनुसार अवदिव्का, खेरसों जैसे इलाकों में रूस यूक्रेन को काफी जमीन पर अपना दबदबा जिस तरीके से बना चुका है उसी लिहाज से हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि क्रीमिया पर रूस पहले से ही कब्जा जमा चुका है। अब कीव पर कब्जे की जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसी आधार पर हमने चर्चा की। लेकिन अब युद्ध के बीच बड़ी खबर पुतिन के उस शांति वार्ता को लेकर भी है जिसमें कंडीशंस रखी गई हैं, यानी पुतिन ने शांति वार्ता के लिए शर्तें रखी हैं। वो शर्तें आखिर है क्या, जिसका जिक्र अभी मनीष भी कर रहे थे। बड़ी खबर यह है डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरोजिया, खेरसों पर शर्त को लेकर इन क्षेत्रों से यूक्रेनी सैनिकों की वापसी की मांग की जा रही है। नेटो में शामिल होने की योजना को यूक्रेन को छोड़ना होगा, यह बात पुतिन ने कही है। और कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से इन शर्तों को लेकर मनीष खबर आई थी, यह साफ हो चुका था कि कहीं ना कहीं युद्ध के हालात ऐसे हो चुके हैं, ग्राउंड ऑपरेशंस के हालात ऐसे हो चुके हैं कि दोनों अब टेबल पर आकर वार्ता करना चाहते हैं। देखिए, वाकई में अगर शांति स्थापित हो जाए तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। अब ग्राउंड पर देखिए कि ग्राउंड पर क्या है। ग्राउंड पर आज की तारीख में अगर मैं आपको कहूं, भले ही जेलेंस्की ने बहुत पहले कहा था कि 31,000 उनके सैनिक मारे गए हैं, हकीकत यह है कि इस वक्त यूक्रेन के करीबन 7 लाख सैनिक मारे गए हैं, 10 लाख सैनिक घायल हैं, 70 लाख लोग विस्थापित होकर यूरोप के अलग अलग शहरों में बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। और उसके बाद भी युद्ध में भेजने के लिए अब सैनिक नहीं मिल रहे हैं। 60 साल के बूढ़े को भी पकड़कर भेजने की कोशिश हो रही है। लोग जब सैनिकों की भर्ती के लिए जाया जा रहा है तो लोग गुस्से में गोली चला दे रहे हैं उन लोगों पर जो सैनिकों की भर्ती करा रहे हैं। तो इस हालत में जेलेंस्की को भी पता है कि अब अगर स्टॉप बटन नहीं लगाया गया तो उनकी खैर नहीं। पुतिन के लिए भी यह है कि पुतिन अब जीत चुके हैं, पुतिन ने अपनी ताकत दिखा दी है। पुतिन ने यूरोप को, अमेरिका को, दुनिया को बता दिया है कि रूस को जितना कमजोर समझा जा रहा था उतना कमजोर नहीं है, भले ही ज्यादा मजबूत ना हो। लेकिन जेलेंस्की को कमजोर सुमित इस वक्त किसने कर दिया है? क्या युद्ध का विस्तार, यूरोप या नेटो देशों तक विस्तार को लेकर जो लगातार अभी तक हम चर्चा करते आए थे, क्या कहीं ना कहीं अमेरिका के उसी दबाव का ये नतीजा है? क्योंकि ये तो शुरू से माना जा रहा था कि अमेरिका को यूक्रेन की चिंता नहीं है, अमेरिका को सिर्फ रूस को नीचा दिखाना है। आज के इस हालात में जेलेंस्की के इस बदले सुर की वजह क्या? देखिए, एक बात कही जाती है ना कि वीर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दरअसल यूक्रेन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वीर बनाकर आगे तो कर दिया गया, लेकिन साजो सामान, लोग, कुछ नहीं दिया गया। अभी भी ये यूक्रेन लगातार कह रहा है कि कुछ जो साजो सामान इंपॉर्टेंट है वो हमें जल्द से दिया जाए। 6 महीने का वक्त लग रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट आप बता रहे थे अमेरिका का कि कॉन्ट्रैक्ट जो अमेरिकी सोल्जर्स है वो जाएंगे, वो भी 6 महीने के बाद डिसाइड होगा। तो ऐसे में यूक्रेन के पास कुछ नहीं बचा इस समय, पूरा बर्बाद हो चुका है। यहाँ तक कि उसकी इकोनॉमी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रेल लाइन सब बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ लोग नहीं है लड़ने वाले, ज्यादातर लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो आखिरकार फिर ऐसे देश के अंदर कौन लड़ने जाएगा? और यूक्रेन ये बात समझ चुका है कि अब उसके पीछे ना तो नाटो है, ना ही अमेरिका, और अब उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इसके अलावा कि वो सरेंडर करके, बातचीत कर नेगोशिएशन कर इस वॉर को यहीं रोक दे। अब टाइमिंग इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है मनीष और सुमित, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से ट्रंप और बाइडेन के डिबेट को लेकर सुर्खियां बनी हुई हैं, एक बड़ी खबर है। क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है। क्या कहा? ट्रंप ने यूक्रेन जंग खत्म करने का वादा किया है। यूक्रेन रूस युद्ध शुरू नहीं होना चाहिए था, यूक्रेन को अमेरिका से पैसा नहीं मिलना चाहिए था, मैं राष्ट्रपति बनते ही युद्ध को सुलझा दूंगा। मनीष, बाइडेन की इन्हीं नीतियों को लेकर कई बार पूरी दुनिया में सवाल उठाए जा चुके हैं। क्या ये वाकई हकीकत है? क्योंकि यहां तो ट्रंप ने लहजे में ये भी कह दिया, ऐसे इस लिहाज से सेल्स मैनेजर प्ले करते हैं कि वो कंट्री में आएंगे, 60 बिलियन दे देंगे। इतना ह्यूज अमाउंट, अ बिग ह्यूज अमाउंट हैज बीन गिवन टू यूक्रेन मदद की आड़ में। देखिए, नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है। जिस तरीके से कल बाइडेन और ट्रंप की डिबेट हुई और उसमें
बाइडन जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस उनकी इतनी खराब थी, उसके बाद उनके पार्टी के नेताओं को भी लगता है कि बाइडन को नहीं लड़ना चाहिए, किसी और को लड़ना चाहिए, और ऐसे में ट्रंप के जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जेलेंस्की को ट्रंप पसंद नहीं करते हैं। आपने सुना ही कि किस तरह से वो उनको सेल्समैन कहते हैं, कि वो आता है और अमेरिका से $60 बिलियन लेकर चला जाता है। तो जेलेंस्की को इस बात का एहसास हो गया है। इससे पहले कि जेलेंस्की को कान पकड़ के निकालें ट्रंप आकर, वो चाहते हैं कि इसको कहीं ना कहीं किसी तरह से एक बातचीत के जरिए ही सही इस युद्ध को खत्म किया जाए। बट ट्रंप जो दावे कर रहे हैं वो इतना आसान है सुमित? इस बारे में करूंगी सवाल, क्योंकि एक बड़ी खबर इस बीच बताना चाहूंगी, जहां जंग के बीच रूस ने भूमध्य सागर में एक बड़ी ड्रिल की है और मिसाइल क्रूजर वारयाग से की गई युद्धाभ्यास को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, मिसाइल क्रूजर से समंदर में आग बरसाई गई है। युद्ध के हालात के बीच हकीकत यह है कि रूस की यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक जारी है, जहां F-16 की डिप्लॉयमेंट वाले हवाई अड्डों को कैसे टारगेट किया गया, तस्वीर आपके सामने। रूसी स्ट्राइक में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा। सुमित, इसी ग्राउंड रियलिटी के साथ ये बता दीजिए, जो दावा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया, क्या वो वाकई इतना आसान लगता है? देखिए, उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ही है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो लगातार हर फ्रंट पे फेल हुआ है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट की बात हो, अफगानिस्तान की बात, हर जगह आप देख लीजिए उनका फेलियर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया में हो रही है, ये बातें अमेरिका में भी लगातार हो रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कुछ नहीं कर पा रहा है। और अभी महत्वपूर्ण यह है, आपने देखा कि लगातार F-16 की बात भी हम कर रहे थे, कि लगातार कहा जा रहा था कि देखिए F-16 डिप्लॉय हो जाएगा, यूक्रेन को बहुत मदद मिलेगी, लेकिन शायद ये बातें रशिया भी जानता था। रशिया ने इसी वजह से पहले प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स कर ही उन एयर स्ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया है, जहां पर F-16 डिप्लॉय होते, जहां से उड़ान भरते। और ऐसा लग रहा है कि देखिए, हर लिहाज से रूस की स्ट्रैटेजी, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो अमेरिका हो, इनसे एक कदम आगे है। हर जगह जाकर रूस अपनी स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहा है और हर जगह उसको इस ऑफेंसिव ऑपरेशन में बढ़त ही मिल रही है। चलिए अब एक और वॉर फ्रंट की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव को लेकर भी सामने आई, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी रणनीति को बदल दिया है। खबर क्या है कि अगले 72 घंटों में इजराइल बड़ी मूवमेंट करेगा। खबर यह है कि राफा से लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सैनिक भेजे जाएंगे। खबर यह है कि राफा से मूव कर रहे इजरायली सेना को लेकर तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, जहां आर्टिलरी और बख्तरबंद टुकड़ियां भेजी गई हैं। अब सभी टुकड़ियों को 24 घंटे में लेबनान बॉर्डर पर रिपोर्ट करने के मिले आदेश को लेकर ही करूंगी सवाल। उससे पहले ये तस्वीरें और तैयारी को लेकर किए जा रहे बड़े दावे, जहां ये साफ है कि किस तरीके से अब अगले 72 घंटे में इजराइल बड़ी मूवमेंट करेगा। राफा से लेबनान बॉर्डर पर भेजे जाएंगे इजरायली सैनिक और राफा से मूव करते हुए इजरायली सेना को लेकर ये बड़े दावे, जहां आर्टिलरी और बख्तरबंद टुकड़ियां भी भेजी गई हैं। और लेबनान पर ही हमले से पहले आईडीएफ की वॉर ड्रिल को लेकर भी खबर आई, जहां लेबनान पर हमले के लिए आईडीएफ की ये जंगी तैयारी मानी जा रही है। आईडीएफ ने डमी हमलों की कैसे प्रैक्टिस की, तस्वीर आपके सामने। दक्षिण लेबनान पर ये 3 लेयर हमलों की तैयारी है। इजराइल लेबनान युद्ध पर एक और सबसे बड़ी खबर यह है, जहां अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। दावा यह कि इस हफ्ते इजराइल हिजबुल्लाह जंग की आशंका है। दावा यह कि बड़े पैमाने पर भीषण युद्ध की आशंका है। और इंफॉर्मेशन वॉल पर रुक करते हुए इसी दावे के तहत जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर, यानी इसी हफ्ते के अंदर युद्ध की आशंका को देखते हुए किस तरीके से ये बड़ी वॉर प्लानिंग हुई है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन। क्योंकि इजराइल लेबनान युद्ध पर अमेरिका से आई रिपोर्ट मिडिल ईस्ट में एक और भीषण युद्ध का साफ संकेत देने लगी है। अब इजरायली फौज की, अब हिजबुल्लाह मुक्त लेबनान की ये तैयारी आखिर है क्या? हिजबुल्लाह मुक्त लेबनान की तैयारी, जहां शुरुआत में लेबनान पर सीमित हमले की बात कही जा रही है। इंपॉर्टेंट यह है कि दक्षिण लेबनान से आईडीएफ ऑपरेशंस की शुरुआत कर सकता है और इजराइल की फौज लेबनान में 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में बमबारी भी कर सकती है। हिजबुल्लाह के गढ़ पर एयर स्ट्राइक को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं और इसी वॉर प्लान के तहत लेबनान के सीमावर्ती गांव पर कब्जे की आईडीएफ की योजना रहेगी। आपको बता दें, गलोनी ब्रिगेड ग्राउंड अटैक्स को अंजाम दे सकती है। आईडीएफ पैराट्रूपर्स सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये जो दावे इस वक्त किए जा रहे हैं उससे साफ है, मतलब साफ है कि इजराइल 2 फ्रंट पर एक साथ लड़ना चाहेगा, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह दोनों से एक साथ लड़ना भी इजराइल को वाकई मुश्किल में डाल सकता है। मनीष, ये बात तो हम चर्चा करते आए हैं कि हमास का मुकाबला करना और हिजबुल्लाह का मुकाबला करना, हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ को लेकर ही कल हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी, लेकिन अब
इस मूवमेंट को क्या माना जाए? एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो सकता है जिस लिहाज से अभी मूवमेंट्स को स्पेक्युलेट किया जा रहा है? देखिए, कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे काफी बातचीत चल रही है कि ये युद्ध ना हो। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि नेतन्याहू ये होने नहीं देगा। नेतन्याहू फाइनली युद्ध करेंगे, हिजबुल्लाह के साथ युद्ध होगा। हाँ, ये बात अलग है कि जो प्लानिंग बनाई जा रही है, देखिए प्लानिंग तो इन्होंने बनाई थी कि बस हम जाएंगे और गाजा में हमास को नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन वहां पर भी नहीं हुआ। हमने लगातार बताया है कि हमास और हिजबुल्लाह के बीच में साइज, स्ट्रेंथ और उसके एक्सपीरियंस का अगर देखा जाए कंपैरिजन में, तो वो 4-5 गुना ज्यादा बड़ा होता है हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच में अगर आप देखें तो 19-20 का अंतर है। तो ऐसे में अगर ये युद्ध होगा, जो कि होना ही है, तो वैसी स्थिति में रिजल्ट जरूरी नहीं है कि वही हो जो आईडीएफ सोच रहा है। हो सकता है कि हिजबुल्लाह भी अब बॉर्डर क्रॉस करके इजरायली इलाकों को कब्जे में ले। फिर क्या होगा मेतुला का, क्या होगा किरियात सिमोना का, क्या होगा गलीली का, तो इन इलाकों को भी बचाना तब शायद आईडीएफ के लिए बड़ी चुनौती है। इस दावे को पुख्ता तब उस लिहाज से भी हम कर सकते हैं क्योंकि खबर है कि अब इजराइल का हिजबुल्लाह पर यह बड़ा दावा, जहां हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को भी मार दिया गया है। अब तक हिजबुल्लाह के 354 लड़ाके मारे गए हैं, दावा यही किया जा रहा है। यानी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जिस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है, यह बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से पिछले कई दिनों में टॉप कमांडर्स टारगेट पर रहे हैं और हिजबुल्लाह के इन्हीं टॉप कमांडर्स को मार दिए जाने का दावा किया जा रहा है। और यह भी दावा कि अब तक हिजबुल्लाह के 354 लड़ाके ढेर कर दिए गए हैं। अब इजराइल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक को लेकर भी खबर आई है। हिजबुल्लाह के फिदाइन ड्रोन से हमले की यह तस्वीर, जहां इजराइल के आसमान में ड्रोन शामिल हो गए और डिफेंस सिस्टम से आईडीएफ ने इसका जवाब भी दिया है। मनीष, ये तस्वीरें जरा बयां कर दीजिए, उसके बाद सुमित, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को किया जा रहा है टारगेट, उस पर करूंगी आपसे सवाल। उससे पहले मनीष, ये तस्वीरें बिल्कुल देखिए, ये जो तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये हिजबुल्लाह का ड्रोन है। हिजबुल्लाह का ड्रोन इजराइल के इलाकों में बेधड़क कई घंटों तक घूम रहा है, हथियार से लैस, और उसको मारा भी नहीं जा सकता था क्योंकि बहुत लो फ्लाई वो उड़ रहा था। और ऐसी स्थिति में अगर उसको टारगेट किया जाता तो उसके म्यूनिशन से जो है वो फिर नुकसान पहुंचता। लेकिन इसको दिखाकर हिजबुल्लाह ने ये बताने की कोशिश की है कि जितना कमजोर सोचा जा रहा है हिजबुल्लाह को, उतना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभेद्य नहीं है। देखिए, इजराइल अभेद्य नहीं है, ये तो हमने 7 अक्टूबर को देख लिया। फिर 14 अप्रैल को हमने देखा कि कैसे 6 मुल्कों ने मिलकर इजराइल को बचाया जब ईरान से 300-350 हमले, मिसाइलों से हमले हुए। और अब जब हिजबुल्लाह तैयारी कर रहा है 3000-4000 मिसाइल एक दिन में दागने के लिए, उससे पहले ड्रोन का आना, ये वाकई में इजराइल के लिए एक बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल। अब सुमित, इस बारे में भी बता दीजिए क्योंकि पिछले कई दिनों में 5 टॉप कमांडर्स का हिजबुल्लाह का मारे जाना, क्या यही वजह है कि हिजबुल्लाह भी अब ऐसी तस्वीरें जारी करते हुए ये साफ तौर पर कह रहा है कि उसकी तैयारी पूरी है? देखिए, अगर आप देखें 7 अक्टूबर के बाद करीबन 8 से 10 हज़ार मिसाइलें या फिर रॉकेट जो हैं वो हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए। सबसे ज़्यादा हिजबुल्लाह लगातार अब इसमें खतरा बन गया है। इजराइल लगातार ये मान रहा था कि राफा के अंदर अगर वो घुस जाएगा तो फिर वो शायद इन खतरों को समेट लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिजबुल्लाह के खतरे बढ़ते गए। 354 से ज़्यादा उनके कमांडर्स, उनके जो सैनिक हैं, उनके जो कैडर्स हैं, उनको मार गिराया गया। लेकिन अब इजराइल इस निष्कर्ष पर निकला कि ऐसे नहीं चलेगा, हमको उन ग्राउंड्स पर जाकर ही उन इलाकों में वो क्लियरेंस करनी पड़ेगी, उन इलाकों से उनके पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे, उन इलाकों से हिजबुल्लाह को पीछे खदेड़ना पड़ेगा, तभी हम। और ऐसा हो भी रहा है। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक को लेकर ही सुमित अगली बड़ी खबर है। हालांकि दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक को लेकर यह खबर सामने आई है, जहां इजरायली एयरफोर्स ने भीषण बमबारी को अंजाम दिया है और लेबनान के एथारोन इलाके में आईडीएफ के अटैक को लेकर इनपुट है। आपको बता दें, आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने कई मिसाइलें दागी हैं और आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का भी दावा किया जा रहा है। इजराइल लगातार यहां पर भी बमबारी कर रहा है। गाजा के पड़ोसी शहर शुजाया पर जमीनी हमले की यह तस्वीर सामने आई है। हमले में कई फिलिस्तीनी समर्थकों की मौत। गाजा में ही तबाही की तस्वीर बहुत भयावह है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बाद गाजा के हालात डराने वाले हैं। वही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखेंगे क्योंकि अब तक 37,765 लोगों की मौत को लेकर बड़ी खबर है। 86,429 लोग घायल हो चुके हैं। ये गाजा की इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जहां पर जानिए कि किस तरीके से 52% लोग बेघर हो चुके हैं, 83% लोगों के पास खाना नहीं है, 57% लोगों के पास पानी तक नहीं है। अब इस स्थिति के बीच मनीष, क्या आपको वाकई लगता है जो बात आप कह रहे थे ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है कि कहीं ना कहीं अब बातचीत हो रही है कि किसी लेवल पर इसको आकर रोका जा सके या कहीं ना कहीं पॉज कर दिया जाए कुछ हद तक?
देखिए, नेतन्याहू ने खुद इस बात की घोषणा की है कि गाजा में उनका ऑपरेशन तकरीबन ओवर होने वाला है और वो अब समेट रहे हैं वहां से। अब उसके रीजन कई सारे बताए जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वहां से सारे ट्रुप्स को भेजकर लेबनान पे प्रेशर होगी कि अब आप भी अपना काम समेट लीजिए। आने वाले दिन बहुत क्रूशियल हैं। क्रूशियल इस मायने में है कि अगर युद्ध चलता है तो फिर निश्चित तौर पर फिर गाजा से भी लगातार परेशानी होगी इजराइल को। लेकिन अगर युद्ध नहीं होता है तो उम्मीद किया जाना चाहिए कि 8 महीने बाद ही सही जो बाकी बचे 100 से अधिक हॉस्टेज है वो वापस आए। लेकिन हाँ, गाजा की जो स्थिति है, गाजा की तबाही हमने देखी है। 8 महीने में जो तबाही वहां पर हुआ है उसको लेकर भी इजराइल को जवाब इसी देना। तबाही के आधार पर क्या नेतन्याहू को दुनिया में इन आंकड़ों के लिहाज से एक्सपोज करने की कोशिश नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल। देखिए, नेतन्याहू के खिलाफ तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है। अरेस्ट वारंट की बात आ रही है। नेतन्याहू की लोकप्रियता ना दुनिया भर में छोड़ दीजिए, इजराइल में भी बहुत गिरी हुई है। कहा जा रहा है कि जिस दिन जंग खत्म हुआ इजराइल से नेतन्याहू का युग खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सुमित, हम इसलिए इस लिहाज से ये चर्चा कर रहे हैं जहां पर नेतन्याहू को भी बहुत फ्रंट पर अब जाकर, इंटरनेशनल फ्रंट पर भी जाके कहीं ना कहीं ये क्लैरिफिकेशंस तक देनी पड़ रही हैं। देखिए, क्लैरिफिकेशन तो देनी पड़ेगी क्योंकि नेतन्याहू पे भी लगातार प्रेशर है कि आपने पहले कहा कि देखिए आपकी जंग हमास के साथ है, आपने पूरे के पूरे आपने अपने हमास के एरियाज को, खासतौर पे गाजा के एरिया को, फिर आप राफा की तरफ घुस गए, आपने इजिप्ट के एरियाज में घुस गए और अब आप कहते हैं कि लेबनान से लगातार हमें खतरा है और हिजबुल्लाह के खिलाफ हमें जंग छेड़नी है। तो निश्चित तौर पर ये जिस तरीके से जंग का दायरा हर दिन बढ़ता जा रहा है, ये एक चिंताजनक है और ये ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि बाकी देशों के लिए भी, क्योंकि अगर ये नहीं रुका तो फिर कई और प्लेयर्स की इसमें एंट्री होगी जिसमें सबसे बड़ा नाम ईरान का है। तो यानी मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पूरे कन्फ्रंट जोन में आप कह सकते हैं कि इफेक्ट होगा और ये नहीं चाहता अमेरिका कि ये जंग बढ़े, ये सीमित दायरे में रहे और यहीं पर खत्म हो जाए। बिल्कुल, लेकिन अब नेटो शिखर सम्मेलन में इजरायली विदेश मंत्री को न्योते को लेकर भी खबर आई है, जहां अमेरिका ने अरब विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया है और सभी 32 सहयोगी राष्ट्राध्यक्षों को दिए गए न्योते को लेकर बड़ी खबर है। और खबर यह भी कि हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल की अमेरिका मदद करेगा। इजराइल को MK-82 500 IB बॉम्ब्स की खेप अमेरिका की तरफ से मिलेगी। राफा में हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल की मदद को रोका था और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल अब अमेरिकी बॉम्ब का भी करेगा इस्तेमाल। और इजराइल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक की भी तस्वीर सामने आई, जहां हिजबुल्लाह के फिदाइन ड्रोन से हमले, डिफेंस सिस्टम से IDF ने दिया जवाब। थोड़ी देर पहले मनीष जी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से अब न सिर्फ इससे पहले पूरे इलाकों की रेकी की जा रही थी, बल्कि अब इजराइल पर हिजबुल्लाह ड्रोन अटैक्स को भी अंजाम दे रहा है। हालांकि दक्षिणी लेबनान पर IDF के एयर स्ट्राइक को लेकर भी अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजरायली एयरफोर्स ने भीषण बमबारी की है। लेबनान के एथेरोन इलाके में IDF के अटैक की ये तस्वीर। लेबनान पर हमले से पहले IDF की वॉर ड्रिल, लेबनान पर हमले के लिए IDF की ये जंगी तैयारी, दक्षिण लेबनान पर 3 लेयर हमलों की तैयारी। और अरब सागर में हुती का मिसाइल अटैक, एक और सबसे बड़ी खबर आई, जहां इजराइल से जुड़े जहाज पर हुती का ये हमला। हुती ने इजरायली जहाजों को एक बार फिर से निशाना बनाया है और अरब सागर में हुती का ये मिसाइल अटैक, हुती ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। अब खार्किव में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर की एयर स्ट्राइक की तस्वीर आपके सामने होगी। 2 यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स ने अमेरिकी रॉकेट दागे। यूक्रेनी बमबारी में 4 रूसी बंकर्स को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स की ये एयर स्ट्राइक खार्किव में। 2 यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स ने कैसे अमेरिकी रॉकेट दागे, तस्वीर आपके सामने। और चीनी सेना का जवानों के लिए नया प्लान, बड़ी खबर, क्योंकि अपने ही सैनिकों को वो शिकार बना रहा है। सैनिकों को शादी और हनीमून का लालच दे रहा है। लालच देकर ऊंचाई वाले इलाकों में कर रहा है तैनात। खबर हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन चीन की चाल कैसे एक्सपोज हुई, बड़ी खबर। चीनी सेना का जवानों को लेकर नया प्लान और अपने ही सैनिकों को बना रहा है शिकार। सैनिकों को शादी और हनीमून का लालच दिया जा रहा है और लालच देकर कहां भेजा जा रहा है? ऊंचाई वाले इलाकों में। यानी ऊंचाई वाले इलाकों में इनकी तैनाती का मतलब क्या है? यही होगा मनीष, सुमित, सवाल। लेकिन उससे पहले ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो चौंका जरूर रही है, लेकिन यकीन मानिए
ये 100% सच है, ये सच्चाई है चीन के एक नए छल की, जिसका शिकार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान हो रहे हैं। और ये साजिश कोई और नहीं बल्कि खुद चीन की सेना कर रही है, जिसके एक्सक्लूसिव सबूत भी अब आपके सामने TV9 भारतवर्ष पर होंगे। आपको हम बता दें, ये तस्वीरें वही सबसे बड़ा सबूत है, जहां इन तस्वीरों के जरिए चीन की उस चाल के ये 4 सबूत, ये 4 तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। और इसी सबूत के आधार पर मैं सवाल करूंगी मनीष आपसे कि आखिर चीन की ये कौन सी चाल है जिसमें शादी और हनीमून के सबूत के तहत आ रही ये तस्वीरें भी अपने आप में एक बड़ा सवाल और साजिश का संकेत दे रही हैं, क्योंकि इनकी मूवमेंट्स कहां पर हो रही हैं। आपको बता दें, महज ये 4 तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि चीन की सेना में अपने ही जवानों के खिलाफ चल रही बड़ी साजिश के ये 4 जिंदा सबूत हैं। चीन अपनी विस्तारवादी सोच के लिए ही जाना जाता है और उसके लिए वो छल करने से भी कभी बाज नहीं आता। इन्हीं मंसूबों को अंजाम देने के लिए अब वो अपने सैनिकों को भी छल रहा है। शादी और हनीमून का कैसे लालच दिया जा रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। आपको बता दें, जवानों के लिए ये PLA का नया प्लान है और जवानों को लुभाने के लिए ये नई स्कीम है। ऊंचाई पर तैनात जवानों के लिए शादी का ये लालच और ज्यादा ऊंचाई पर तैनात जवानों के लिए बकायदा एक पैकेज प्लान है। 6 महीने तक तैनाती के बाद स्कीम का फायदा भी मिलेगा। तैनाती होगी कहां? 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह शादी रचाई जा रही है। आर्मी पोस्ट पर इनकी शादियां कराई जा रही हैं। शादी और हनीमून का इंतजाम PLA की तरफ से हो रहा है। जवानों को हनीमून के पैकेज के ऑफर किए जा रहे हैं। हाई ऑल्टीट्यूड आर्मी पोस्ट बैंकेट हॉल में इसे तब्दील कर दिया गया है। तो ये PLA का जो पूरा हनीमून प्लान है क्या, ये भी अब आपको बता देते हैं, क्योंकि चीनी सैनिकों के मनोबल में इसके जरिए गिरावट को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं और साथ ही ये भी कि किस तरीके से ऊंचाई वाले इलाकों में इनकी तैनाती से इनकार किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है, शादी और हनीमून का लालच तो दिया जा रहा है, लेकिन नई स्कीम से ज्यादा दिन रुकने का लालच और ऊंचाई वाले इलाकों पर सेना को मजबूत करना। ये वाकई शर्मनाक ही कहना चाहिए मनीष, कि अपने ही लोगों का इस्तेमाल किसी ना किसी तरीके से उनको फंसाते हुए ही अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश। देखिए, मुझे चीन 5 बार करीब जाने का मौका मिला है और हफ्तों मैंने वहाँ पर उन लोगों से जो कि आज की तारीख में PLA में ज्वाइन करने वाले हैं या कर रहे हैं, उस जनरेशन से मैंने बात की है। युवा पीढ़ी में चीन में एक गजब की उदासीनता है PLA को लेकर, और खास करके सीमा पर जिस तरह से एग्रेसिव रुख PLA अपनाता है उसे लेकर। ऐसी स्थिति में अगर दुर्गम इलाकों में PLA के उन जवानों को तैनात करने की बात आती है, क्योंकि वहां पर तैनात करने के लिए आपको बहुत युवा लोग चाहिए। अब उन युवाओं को आप भेज रहे हैं जिनको अपने माँ बाप की भी देखभाल करनी है, जिनके घर में कोई और नहीं है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि वहां पर एक बच्चों का जो पॉलिसी चल रहा था, उसकी वजह से हर युवा को अपने पेरेंट्स को देखना है। और वैसी स्थिति में PLA ने एक नया इंसेंटिव ये निकाला कि अगर आप इन जगह पर जाएंगे तो हम आपको शादी वहां पर करा देंगे, हम आपको वहां पर हनीमून के लिए अच्छी अच्छी जगह भेजेंगे, हम आपको अलग से इंसेंटिव देंगे कि किसी न किसी तरीके से आप वहां जाएं। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि PLA के अंदर एक अजीब किस्म की बौखलाहट है। वो चाहते नहीं है कि हम इस वक्त कोई युद्ध करें, और इसका एक बड़ा परिणाम होगा, चाहे LAC पर हो, ताइवान पर हो या दूसरी और जगह, कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट को अगर आप परे कर दीजिए तो एक्चुअल में PLA आज की तारीख में कोई युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सुमित, चीन के अंदर इस स्कीम के बारे में क्या स्पेक्यूलेट किया जा रहा है, क्या माना जा रहा है? देखिए, PLA में बड़े बदलाव चल रहे हैं। 2020 में जब ईस्टर्न लद्दाख के अंदर भारत के साथ कन्फेडरेशन बढ़ा, तब इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में चीन को ना चाहकर भी अपने जवानों को तैनात करना पड़ा। इससे पहले चीन सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग करता था कैमरा से, सर्विलेंस से, लेकिन वहां पर रहने के लिए अपने सैनिकों को डिप्लॉय करना सबसे बड़ी चुनौती। वहां पर उसके सैनिक मारे गए, लोग भाग गए, लगातार उनके जो युवा उन्होंने तैनात किए थे वो वहां से PLA से नौकरी छोड़कर भाग गए, पनिशमेंट पोस्टिंग झेली, लेकिन उन इलाकों में जाने से मना कर दिया। इसी वजह से चीन ने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी बदली। इसी वजह से चीन ने अब ये लगातार वहां पर डिप्लॉय होने वाले लोगों को, यानी सेल्फ सोल्जर्स की शादी कराने से लेकर उनके हनीमून पैकेजेस से लेकर उनको वजीफा देना, यानी उनकी सैलरी हाइक करना, ये सारी चीजें की हैं ताकि किसी भी तरीके से उनके सोल्जर्स इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में बन जाए। इनकी हाइट 18,000 फीट से ऊपर की है। यहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम रहता है और यहां पर भारतीय सेना पिछले 7 दशक से ज्यादा बनी हुई है। तो चीन को यही चीजें सता रही है कि आखिरकार भारत के पास ये क्षमताएं हैं, हमारे पास ये क्षमताएं नहीं है, लेकिन फिर भी चीन फोर्सफुली लुभाकर अपने सैनिकों को वहां पर डिप्लॉय करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, मनीष, इन तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देने का। लेकिन इस बीच अब रुक करते हैं भारतवर्ष की खबरों का, जहां आपको बता दें, संसद में राहुल के माइक बंद करने के आरोप को लेकर बड़ी खबर है। कांग्रेस नेताओं ने बकायदा वीडियो शेयर किया है। राहुल बोल रहे थे, बीच में ही माइक बंद हुआ।
कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी नहीं आपका सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप व्यवस्था डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का आरोप, राहुल को 1 मिनट नहीं बोलने दिया गया। राहुल गांधी का माइक स्विच ऑफ किया गया। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। Government is not ready. They are not even allowing leader of opposition, that is a recognized leader of opposition, who is the leader of 237 member of parliament, is not allowed to speak for 1 minute. In between his mic was switched off. The way in which this government is going like older dictatorship only. I think this is going to be a big problem for our entire democratic system. और इस बीच आपको बता दें, इस पूरे मामले को देखते हुए इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से क्या कहा गया और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल क्या कह रहे हैं, सुनिए। हम एक चर्चा लेके आए थे और जो राहुल जी ने जो बात कही कि सब मिलकर इस पर एक दृष्टिकोण रखें, क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात कहने पे भी के बावजूद उनके माइक को बंद किया गया। जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा इतने अति महत्वपूर्ण विषय को, जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक है कि विपक्ष में के सांसदों में इस बात पर रोष पनपा और हमने मांग करी कि इस पर डिस्कशन हो। आज भी हम सरकार से मांग करते हैं तुरंत इस पर डिस्कशन कराया जाए। ये मैं समझ रहा हूँ कि एलओपी होते ही उन्होंने सबसे पहले संसदीय परंपराओं पे कुठाराघात किया, महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति के प्रति ये सदन धन्यवाद देता है और ये समेत सदन एक धन्यवाद प्रस्ताव आता है जिसको पूरा सदन सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष उसको पारित करके और महामहिम राष्ट्रपति को ले जाकर के संसदीय मंत्री देते हैं। तो इससे साफ है कि ये आज उन्होंने एलओपी बनते ही संसदीय परंपराओं को तोड़ा है। उन्हें सदन का ज्ञान नहीं कि महामहिम राष्ट्रपति के प्रति क्या सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए, आज उसका भी अपमान किया। और आज की एक और सबसे बड़ी खबर और हैरान करने वाली तस्वीरें दिल्ली से, क्योंकि पहली बारिश में राजधानी दिल्ली कैसे धुल गई, दिल्ली का हर हिस्सा पानी में कैसे डूब गया, सड़क पर आए सैलाब में गाड़ियां कैसे तैरने लगी, यही तस्वीरें एक साथ आपके सामने। फिरोजशाह रोड, शांतिपथ और बिंदु मार्ग, मूलचंद, साकेत मेट्रो के पास जबरदस्त वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हो गई है। भारी बारिश की वजह से ऑफिस जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पानी भरने की वजह से सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ है। अब एक एक कर तस्वीर आपके सामने होगी, जहां रोहिणी के सेक्टर 18 में कैसे सड़क धंस गई, वो तस्वीर। पार्किंग में खड़ी कार गड्ढे में समा गई। कि दिल्ली में हुई पहली बारिश का नतीजा है, जहां देखिए किस तरीके से सेक्टर 18 के पार्किंग में खड़ी कार सड़क धंसने की वजह से उसमें समा गई। हालांकि जल्दी क्रेन बुलाई गई और क्रेन की मदद से इस कार को बाहर निकाला गया। दो तस्वीरें आपके सामने, जब इस सड़क के धंसने के दौरान गाड़ी इसके अंदर थी और उसके बाद क्रेन की मदद से इस कार को बाहर निकाला गया और ये साफ हो गया क्रेन से कार निकालने के बाद कि कितना गहरा और कितना बड़ा गड्ढा हो गया।
अब भारी बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह वाटर लॉगिंग की कैसे समस्या है। दिल्ली के आजादपुर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। आजादपुर अंडरपास की यह तस्वीर सामने आई जहां पर बस फंस गई। इस दौरान बस में मौजूद लोगों ने बस की छत पर चढ़कर कैसे अपनी जान बचाई। मौके पर रेस्क्यू टीम को आना पड़ा। बस में मौजूद लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ये देखिए, रस्सी का सहारा लेते हुए कैसे इस बस में सवार सभी लोगों को एक एक कर बाहर निकाला गया। आजादपुर अंडरपास की वो तस्वीर जहां पानी भर जाने के साथ साथ बस भी फंस गई और बस में सवार लोगों ने किसी तरीके से पहले बस के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई और उसके बाद देखिए किस तरीके से जेसीबी मशीन बुलाकर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रस्सी के सहारे इन सभी लोगों को बस के नीचे उतारकर बाहर निकाला गया। इस बीच बता दें, बीजेपी पार्षद रवि नेगी की सड़क पर नाव चलाती तस्वीर भी सामने आई है। सिसोदिया के विधानसभा इलाके में पानी भर गया और सड़क पर भरे पानी में ही वो नाव चलाते नजर आए। ये देखिए तस्वीर। बच्चों के इस पूल टॉय को उन्होंने नाव की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा करते हुए बीजेपी पार्षद सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में नजर आए जहां पानी भर गया था। अब दिल्ली के वसंत विहार इलाके की तस्वीर जहां आपको बता दें एक मकान गिर गया है और भारी बारिश के बाद गिरे मकान को लेकर खबर यह कि 3 मजदूर इसमें दब गए। मलबे से मजदूरों को निकालने की जारी कोशिशें और उसकी तस्वीर आपके सामने। फायर डिपार्टमेंट को भी इस बारे में जानकारी दी गई। खबर यह सामने आई कि फायर डिपार्टमेंट की 5 यूनिट मौके पर पहुंची। इलाके की स्थिति का तो मुआयना किया गया, लेकिन आसपास किस तरीके से नुकसान ना पहुंचे इसलिए एक तरीके से रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, क्योंकि आशंका थी कि वसंत विहार के इस इलाके में जो मकान गिरा है 3 मजदूर इसमें दबे हो सकते हैं। मलबे से मजदूरों को निकालना भी एक बड़ी चुनौती। हालांकि हर बार की तरह एक तस्वीर हमेशा दिल्ली से सामने आती है और वो तस्वीर होती है मिंटो रोड की। मिंटो रोड का ये अंडरपास जो भारी बारिश की वजह से हर बार ये तस्वीर सामने आती है कि कैसे जलमग्न हो जाता है। 2 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कार डूबी हुई यहां नजर आई, दूसरी तरफ ट्रक भी पानी में फंसा रहा। हालांकि हैरानी इस बात की भी होती है कि हर बार की बारिश में जब मिंटो रोड का ये अंडरपास पानी में लबालब भर जाता है तो दोनों तरफ से इस एरिया को बैरिकेड क्यों नहीं कर दिया जाता। और यही वजह है कि लोगों की लापरवाही और प्रशासन की इस लापरवाही की वजह से हर मॉनसून में ये तस्वीर सामने आती है। स्थिति क्या है, थोड़ी देर पहले की क्या स्थिति थी, हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा वहां पर पहुंचे। देखिए उनकी रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रहे थे। तपिश और उमस से लोग परेशान थे और इंतजार कर रहे थे बारिश का। प्री मॉनसून रेन आई, धीरे से आई, चुपके से आई और शुक्रवार की सुबह जब अलसाई दिल्ली और एनसीआर के लोग सोकर उठे तो बारिश ने तेज बूंदों ने उनको पूरी तरीके से भिगो कर रख दिया। कुछ घंटों की बरसात ऐसी हुई कि दिल्ली पूरी तरीके से दरिया बन चुकी है। इस वक्त हम मिंटो ब्रिज पर खड़े हैं और मिंटो ब्रिज का हाल आप देखेंगे। यहाँ पर 15 फीट से ज्यादा तक पानी लगभग भर चुका है। सामने आप जो देख रहे हैं पुल के नीचे वो दरअसल एक ट्रक है जो लगभग पूरी तरीके से डूब चुका है और इसी पानी के अंदर एक कार है जो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी है। जिस वक्त वो कार यहां मिंटो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी कि अचानक तेज पानी आया और पानी की वजह आप देखेंगे जो पानी की रफ्तार है वो काफी तेज है और यही वजह है कि दिल्ली और एनसीआर में खासतौर से आईटीओ के इलाके में जो भी पानी जमा हुआ बारिश का वो मिंटो ब्रिज पर आकर के यहां पर जमा हुआ है। तो दिल्ली के मिंटो रोड अंडरपास में पानी भरने पर अब किस तरीके से सियासत हो रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सतीश उपाध्याय इसको लेकर फिलहाल क्या कह रहे हैं, सुनिए। 4 साढ़े 4 घंटा बीतने के बाद भी पानी के यहाँ देखिए कार आज भी डूबी है, पानी अभी भी लगा हुआ है और आम आदमी पार्टी की सरकार गायब है। इन नालों को न साफ करने के कारण कुछ देर तक एनडीएमसी एरिया में भी जल जमाव हुए हैं, लेकिन वो मैक्सिमम आधे घंटे में पौन घंटे में उसको रिलीज़ किया गया पानी। लेकिन नीचे के जो नाले हैं जिसको हम लोग
पिछले 1-1.5 महीने से हम अलग अलग नालों पे जा कर के कह रहे हैं इसको साफ करो, डीसिल्टिंग करो, यमुना जी के कई क्षेत्रों को। तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जमीन पे ढूंढने से भी नहीं मिल रही है, वो सिर्फ ब्लेम गेम और भ्रष्टाचार में लगी है। और ये है परिणाम कि थोड़ी सी बारिश हुई और आज दिल्ली जलमग्न है, 50 बीमारियां होने की खतरे हैं और हम सब सड़कों पे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता गायब है। आप मिंटो रोड अभी देख रहे हैं, ये लगता है लोगों को एनडीएमसी का एरिया है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पंप लगे हुए हैं वो पीडब्ल्यूडी के लगे हुए हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम फिर दोबारा कह रहे हैं कि हम ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको और आज से 1 हफ्ता पहले हमने ये कह दिया था कि अभी पीने के पानी की समस्या है, आप डाटा निकालिए, रिकॉर्ड निकालिए, और सरकार का ही रिकॉर्ड है, 750 के आसपास नाले हैं, कुल 200 नाले परसों तक साफ हुए थे, डीसिल्टिंग होगी नहीं। हकीकत यह है कि पहली ही बारिश ने, भारी बारिश ने दिल्ली की लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है और बारिश की वजह से दिल्ली की सड़क कैसे जलमग्न हो चुकी है, एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त जाम भी लगा है। फिलहाल आपको बता दें, मयूर विहार के साथ साथ आईडीओ और धौला कुआं की ये तस्वीर आपके सामने, सबसे व्यस्त इलाके जहां पर अब गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है और दफ्तर जाने में भारी दिक्कत का तो लोगों को सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन जगह जगह वाटर लॉगिंग की वजह से भी लोग फंसे हुए हैं। थोड़ी देर पहले की ही तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से मयूर विहार की ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर गाड़ियां वाटर लॉगिंग होने की वजह से फंस गई, वाटर लॉगिंग की वजह से फंस गई और यही नतीजा है कि कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। इस बीच खबर यह है कि दिल्ली में जल भराव को लेकर अब इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री इस वक्त मीटिंग में शामिल बताए जा रहे हैं। दिल्ली सचिवालय में हो रही बैठक को लेकर बड़ी खबर है, जहां जल जमाव पर हो रही बैठक और बैठक में सभी बड़े अधिकारी शामिल। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जल भराव को लेकर जारी सियासत और आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है, सुनिए। कल 24 घंटे में दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मैं वेदर रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1936 के बाद जून के महीने में कभी इतनी बारिश हुई होगी और जगह जगह पानी भरा है, लोगों के घरों में भी पानी गया है। अन्य एजेंसियों से भी बात करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है जिससे जो है आगे नुकसान ना हो, इसके लिए जो है कुछ इंतज़ाम युद्ध स्तर पे किए जाएं। मैं दिल्ली की सरकार से कहना चाहता हूँ कि आतिशी मैडम पानी के ऊपर बवाल मचा रही थी। मैं मुंडक नहर भी गया था, मैंने वहाँ की सच्चाई भी बताई थी। आज अभी तो प्री मानसून है, बारिश अभी आई नहीं है, पहले ही मानसून बारिश आने से पहले आज दिल्ली जलमग्न हो गई, दिल्ली डूब गई। वो कहती हैं कि सांसद दिल्ली के लापता है। मेरा कहना है कि लापता तो दिल्ली सरकार लापता है। दिल्ली की गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे थे। अब शिमला की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के शिमला में ही लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई। पहाड़ से सड़क पर आए मलबे की ये तस्वीर, जहां शुराला मार्ग पर मलबे में गाड़ियां दब गई। जिसने भी ये तस्वीरें देखी हैरान रह गया, क्योंकि शुराला मार्ग पर मलबे में कई गाड़ियां दब गई। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, किस तरीके से इस लैंडस्लाइड के बाद बीच सड़क पर गाड़ियां फंस गई, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। शिमला में लैंडस्लाइड की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पहाड़ से सड़क पर मलबा आ गया और मलबा हटाने का काम भी जारी है। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड को लेकर भी खबर है। पौंटा साहिब से 100 गांव का संपर्क भी टूट गया है। अब राजस्थान के सिरोही से आई एक तस्वीर आपके सामने होगी। राजस्थान के सिरोही में नदी में ट्रैक्टर गिर गया। नदी पार करते समय तेज बहाव में बहते ट्रैक्टर की ये तस्वीर सामने आई और मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों को कैसे रेस्क्यू किया, ये देखिए तस्वीर।